हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आपको बस ये करना है कि हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के सेशन को बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, आपको ये रटने वाले क्वेश्चंस ही मिलेंगे इस चैप्टर में ज़्यादातर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता होगा। स्पीयरमैन जो थे उन्होंने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए, बुद्धि के अलग अलग कई सारे सिद्धांत हैं, एक द्विकारक है, एक बहुकारक है। तो शायद बहुकारक जो है वो थॉर्नडाइक का है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरह के सिद्धांतों के बारे में आपको अच्छे से डीप स्टडी करनी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप में से कई सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैकडूगल। मैकडूगल जो थे विद्वान, उन्होंने जो मूल प्रवृत्तियां बताई थी वो 14 प्रकार की बताई थी, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल से आपको पढ़ना हो तो किसी अच्छी बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? इस तरह का एक क्वेश्चन और हमने लास्ट सेशन में किया था, अगर आपको याद हो। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग विद्वानों का जो संबंध था वो किन किन थियोरीज से था। ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। अगर आप अपनी तैयारी और लोगों से बेहतर करना चाहते हैं तो इसकी एक लिस्ट बनाइए और उसमें अच्छे से सारी चीज़ें नोट डाउन करिए। तो आंसर मैं आपको बता दूं, कोहलर जो थे वो अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड थे, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संज्ञात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर क्योंकि आपकी तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो फिर आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है ए, ज्ञान। अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं क्वेश्चन तो आप यहाँ में हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए करते जाइए। क्या होता है कि जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्विज़ देते हैं, उतना ज़्यादा आपका तैयारी अलग लेवल पे जाती है और फिर एग्ज़ाम टाइम पे आपको भड़बड़ नहीं होती है कि अब कहाँ से हम पढ़ें और किस तरह से पढ़ें। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि हमारे सेशन पे कंटिन्यू रहिए और उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्योंकि जो लोग बीएड कर चुके हैं उनको पता होगा इसका सही आंसर क्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इस पे तो एक ही विद्वान का नाम आता है और वो है स्किनर। स्किनर भैया इसका सही आंसर हैं जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? सही बात है, अगर आप इतना डीप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ तो योगदान होगा उसका। हम लोगों को भी बीएड में पढ़ाया जाता है, जो हमारा फर्स्ट ईयर के पेपर में एक मनोविज्ञान का होता है। काफ़ी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो। उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है ये बताना है। तो ये होती है बाल केंद्रित। देखिए, किसी ज़माने में प्राचीन समय में जो शिक्षा होती थी वो अध्यापक केंद्रित होती थी। उसमें बच्चे को क्या सीखना है, क्या उसकी ज़रूरत है और किस अलग अलग बच्चे का अलग अलग ज़रूरत, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। पर अब क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, हमको इंडिविजुअली हर बच्चे पे ध्यान देना है। तो इसलिए हमने अब काफ़ी वास्ट कर दिया है जो हमारे पैरामीटर्स हैं एजुकेशन के। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ बढ़ते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान मतलब स्टेप। संप्रत्यय निर्माण जब हम करने जाते हैं तो उसका पहला स्टेप क्या होता है, या ये बताना है। तो वो होता है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। वो अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। देखिए, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है ये भी, तो इसमें डिसीज़ेज़ और ऐसे डिसीज़ेज़ आपको पता होने चाहिए। तो ये जो होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम होता है, ये गुणसूत्रों में कमी के कारण होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गुणसूत्र में डिफरेंस आ जाता है तो उसकी वजह से ये बीमारी आप लोगों ने साइंस में भी अक्सर पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित धन दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। एक परिस्थिति में अर्जित धन दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सोच के आपको इसका आंसर करना है। इसका जो सही आंसर है वो होगा सीखने में पठार। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको देखना पड़ेगा आपको। सीखने में पठार, ये इसका किस तरह होगा ये आंसर,
ठीक है, तो इसको आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, इसका यही आंसर है 9th का सी। 10वां जो क्वेश्चन है वो है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, मतलब ऐसी कंडीशन जब आप ध्यान को केंद्रित कर पा रहे हैं, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आपके अंदर उसको नवीनता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नवीनता। तो जो यहाँ इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है क्रोध व भय प्रकार हैं। तो भाई ये तो आपको पता होना चाहिए, क्रोध व भय क्या प्रकार हैं, और मुझे लगता है आप आधे से ज़्यादा लोग इसका सही आंसर दे पा रहे होंगे। संवेग, ये एक तरह का संवेग है, जो भी हमें फील होता है, डर हो या क्रोध हो, ये हमको संवेग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बोर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको सिर्फ MCQ सेशन ही नहीं कराया जा रहा है, आपको हर तरह की हेल्प दी जाएगी, आपको जो भी डाउट हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बस आपसे गुजारिश इतनी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका ऐप डाउनलोड करिए और थोड़ा वक्त दीजिए इस पर। आपको जो एफ़र्ट्स हम कर रहे हैं उसको आपको आगे तक लेके जाना है, और आप ही के हिसाब से, आप ही के लिए ये हमारा चैनल है, स्पेशली आप ही के लिए ये सारे फ्री वीडियोस हम लाते हैं। तो अगर आप साथ बने रहेंगे तो आप ही के लिए इसमें फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, IQ निकालने का फॉर्मूला था। अब इसमें ये पूछा है कि अगर किसी की IQ 90 से 100 के बीच में है तो टर्मन ने उसके हिसाब से वो बालक क्या माना जाएगा। तो ये है, होता है सामान्य बुद्धि का बालक। ठीक है, यानी अगर 90 से 100 किसी का IQ है तो वो सामान्य बुद्धि है। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो वो श्रेष्ठ बुद्धि और बाकी सारी बुद्धियों में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का सहयोग है। ये कोई थ्योरी है जिसमें ये बताना है कि किस वर्ग के जो विद्वान थे उन्होंने इसमें सहयोग दिया है। तो वो गेस्टॉल्टवादी थे, जो इस वर्ग में इस वर्ग के थे जिन्होंने क्षेत्र सिद्धांत के उसमें अपना सहयोग दिया था। ठीक है, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, एकदम बिल्कुल सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो आप थोड़ा मतलब रटना ही रटना पड़ेगा आपको, इनके लिए आपका कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा ना। तो जितनी प्रैक्टिस करिए वो उतना आपके लिए अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो व्यावहारिक क्षमताओं में वो सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम है, उसे क्या कहते हैं। काफ़ी क्लिष्ट लैंग्वेज भी है ये, अगर आपको समझ जाती है तो आपके लिए ये इसका सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है अधिगम, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग ये जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और जो आप प्रैक्टिस करते ही करते सीखते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जीवन भर हम सीखते रहते हैं, है ना, तो लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, 15वें का जो है वो है स्किनर। बड़े ख़तरनाक से इन्होंने अपने सिद्धांत और प्रत्यय कंसेप्ट इन्होंने दिए थे, स्किनर महोदय जो थे। तो अभिक्रमायोजित जो है वो स्किनर का है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। अब देखिए आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं 1st to 5th, तो ऐसा नहीं है कि जो विधि आप 6th to 8th या 9th to 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे जिस विधि से, उसी विधि से आप, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, वो अभी अभी उनका स्कूली शिक्षा प्रारंभ हुई है, तो उनके लिए जो विधियाँ होंगी वो भी थोड़ी अलग होंगी उनके हिसाब से। तो जो यहाँ पे इसका सही आंसर है वो है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, यानी जो अध्यापक, जो टीचर है, आपके उस बिहेवियर में बच्चों को दिखना चाहिए कि आप लोग वैल्यू को मानते हैं, जो मूल्य हैं उनको आप लोग महत्व देते हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा, सर्वोत्तम विधि होती है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन जो है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। ये देखिए सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति की बात हो रही है। जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो कभी भी खुद को एक्सपोज नहीं करता दुनिया के सामने। वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है या अंतर्मुखी होता है। तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होंगे सेल्फ सेंटर्ड, वो हमेशा इंट्रोवर्ट होंगे। लेकिन कोई भी सिद्धांत कभी भी पूरी तरह से देखिए सच नहीं होता, उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते ही होते हैं। तो ये तो सब विद्वानों की बातें हैं, तो हमें जैसा बताया गया है वो ही पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 18 है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी इनमें से जो चारों में से कौन सा है जो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपको अगर पता होगा तो इसका आंसर नंबर सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है वो भाषा विकास से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बाकी के तीनों उससे रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे।
शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, ये वही शैशवावस्था है जब आप बच्चा प्री प्राइमरी और प्राइमरी में एंटर करता है, ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो देखिए, मॉन्टेसरी विधि भी बच्चों के लिए ही है, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, यानी ये उपरोक्त सभी। क्योंकि जब प्री प्राइमरी में होते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई आपके छोटे भाई बहन हैं तो वो हमेशा इस तरह की उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है सीखना है, यानी लर्निंग है क्या, किस तरह की प्रोसेस है लर्निंग। व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल है। अनुभव और अभ्यास का परिणाम, बिल्कुल है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अब एक होता है परिवर्तन, एक होता है स्थायी परिवर्तन, कि कुछ आपने ऐसा सीख लिया, कुछ ऐसा आपको एक्सपीरियंस हो गया लाइफ में कि वो स्थायी परिवर्तन आप में ले आया। तो ये तीनों ही आपके सीखने से रिलेटेड होते हैं, तो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन है ये, उतना ही इंटरेस्टिंग होगा अगर आप इसको बहुत अच्छे से आगे पढ़ते हैं और मतलब पूरे एनर्जी के साथ अपनी यहाँ पे बैठते हैं, तो आपको उतना ही इंटरेस्ट आएगा भी। बाकी हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल निसंकोच उसको हमसे शेयर करें, हम उसकी पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, परिवार एक साधन है। अब ये तो भाई सबको आना चाहिए, परिवार एक साधन है। तो यहाँ जो आंसर इसका है अनौपचारिक शिक्षा का। शिक्षा तो देता है परिवार, लेकिन वो एक फॉर्मल सी शिक्षा नहीं होती है, वो ऐसी शिक्षा होती है जो कभी भी किसी भी तरह से आपको मिलती जाती है तो पूरा जीवन मिलती जाती है, तो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसको देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किस विद्वान ने बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को पहचाना था? तो यहाँ जो आंसर है वो है प्याजे, जीन प्याजे थे, इन्होंने 4 सुस्पष्ट स्तर बताए थे। ठीक है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो देखते हैं, बच्चों के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बचपन बुद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि के। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, देख लीजिएगा, बचपन की बुद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि के। ठीक है, ये सांप्रतिक दृष्टिकोण ऐसा मानता है, उसकी मान्यता है। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है, यानी आप इनमें से कौन सी विधि का उपयोग करके शिक्षण को कुशल बना सकते हैं? तो इसका जो आंसर है देखिए, आप कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखना, बिल्कुल, प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को पूछना, ये सारे ही इसमें शिक्षण कुशलता से संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन होगा डी 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 25 में देखेंगे, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? इनमें से अगर आप टीचर होंगे तो जिसकी दृष्टि कमज़ोर है उसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा आप देख पा रहे होंगे और बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के ज़रिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उसके मतलब उसको दंड देने लगेंगे या बिल्कुल ही उससे अलग सा बर्ताव करने लग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, आप उससे सामान्य रूप से बर्ताव करिए और उसको हेल्प करिए दूसरे ऑडियो और दूसरी तरीक़ों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? शैशवावस्था में बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अभी उसको आपने प्री प्राइमरी नर्सरी स्कूल्स में भेजा है, तो वो उसका क्रियाकलाप जो कैसा होगा, तो वो तो देखिए मूल प्रवृत्त्यात्मक होगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल होगा, मूल होगा और उसमें बदलने की प्रवृत्ति होगी, तो ये उसके क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। 27 का जो क्वेश्चन है वो है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी या जो भी आप सृजनात्मकता से जो भी आप मतलब निकालें, तो उसमें जो संबंध होता है ये बताना है कि वो धनात्मक है, ऋणात्मक है या कोई संबंध नहीं है, म्यूचुअल है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है धनात्मक। ठीक है, जितनी अच्छी बुद्धि होगी उतना ही सृजनात्मक व्यक्ति होगा, ये आप हमेशा से जानते हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका सही आंसर है बी, बुद्धि के लिए भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29,
पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे, अपनी किस उसके प्रति कठोर होंगे ये बताना है यहाँ पे। तो पूर्वाग्रही जो व्यक्ति जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, बड़ी समस्या होती है उनके लिए, तो यहाँ ये बताना है कि वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। ठीक है, इस समस्या ही इसका सही आंसर है, वो समस्या को लेके बहुत कठोर होते हैं। तो इन लोगों को संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसे टीनेजर्स को। आज के इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? यानी उनके हिसाब से लर्निंग प्रोसेस में पुरस्कार का कोई महत्व ही नहीं होता है। ये थे गुथरी भाई साहब। इनके हिसाब से आप पुरस्कार दीजिए या ना दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं है। हालांकि बाकी जो लोग थे वो उनका ये मानना था कि दंड और पुरस्कार अपने अपने आप में महत्व रखता है। तो आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया, और आपको जो भी इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसका वीडियो हमारा पसंद आया है और आपको और इस तरह के क्विज़ चाहिए हैं या टीटी से रिलेटेड और तैयारी करनी है, तो इसका ऐप भी है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उसको जाइए और वहाँ से उसको डाउनलोड करिए। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है, और फिर मिलेंगे जल्दी ही आपको नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। धन्यवाद।